देखो अभी केस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम मल्टीपल केस देख के तुमको एक बात बताना चाहते हैं। कभी भी तुम्हारे मैरिज में अगर ऐसा कुछ भी इशू होता है, इस केस के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, कभी भी अगर थर्ड पार्टी का एंट्री होता है, कोई एडल्टरी का केस होता है, चीटिंग का केस होता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम उसको चेंज नहीं कर सकता है। अब जो होना था हो चुका है। अब एक ही चीज़ बचा है, बस सेपरेशन। अगर तुम्हारे दिमाग में है कि हम ऐसा कुछ उसको बताएंगे, दुनिया का अगर परफेक्ट सेंटेंस या परफेक्ट स्पीच हम भगवान से भी लिखवा के अगर ले आएंगे ना, नहीं होगा तुम्हारा मैरिज फिक्स। एक बार अगर चीटिंग हो गया तो तुम उसको सोच रहा है कि उसको तुम सुधार देगा, कुछ बोल के, कुछ बता के, कुछ जिम्मेदारी का एहसास करा के कि हमारे बच्चे हैं, क्या होगा। नहीं, अब तुम कुछ और देखो। बहुत लोग यहाँ अनाथ पैदा ले रहा है तो नहीं, कुछ और तरीका देखो। कोर्ट कचहरी जो होगा उसके लिए तैयार रहो। अगर तुम्हारे मन में है कि तुम उसको फिक्स कर देगा, नहीं। अगर फिक्स कर भी दिया, क्योंकि तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट है, तुम मान लो कर दिया, तुमको लग रहा है हो गया, नहीं हुआ है वो फिक्स, लिखित में देंगे तुमको हम नहीं कहते हैं कि इसका अंजाम हमेशा तुमको ऊपर भेज के किया जाएगा, लेकिन तुम्हारा ओवरऑल जो लाइफ का क्वालिटी है, जिसके लिए तुम इस चीज़ को रोका, जिसके लिए तुम इतना मेहनत किया, वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तुम बहुत पछताएगा। अगर ज़िंदा रहा तो पछताएगा, नहीं तो ऊपर तो जाना ही है तेरे को। एक के बाद एक 5 मौतें एक ही घर में, बिना किसी शोर शराबे के। न कोई चीख, न कोई खून, जो रहस्यमयी तरीके से आती रहीं और जिंदगी लीलती रहीं। परिवार के लोग मरते गए और घर की 2 औरतें चुपचाप अपनी चाय पीती रहीं। आज की कहानी एक ऐसी साजिश की कहानी है जिसमें जो क्राइम हुआ वो तो खौफनाक था ही, लेकिन उस क्राइम के पीछे जो वजह थी वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में अपनी राय बन सकती है। यह कहानी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की है। इसी गढ़चिरौली जिले में एक परिवार रहता था, एक खुशहाल और हंसते खेलते परिवार। परिवार के मुखिया थे शंकर कुम्भारे, जो शंकर कुम्हार के नाम से भी जाने जाते थे। उनका बेटा, बहू और पत्नी सभी लोग साथ रहते थे और जीवन ठीक ठाक चल रहा था। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर ये सब चुतिया ऐप में मत फंसना तुम लोग। ये 3 घंटा मांग के ना फाड़ देगा तुम्हारा। मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ चुप, कुछ नहीं सिखा सकता। जैसे एक सामान्य परिवार की जिंदगी होती है, वैसी ही उनकी भी थी। लेकिन फिर सितंबर 2023 के दूसरे हफ्ते में अचानक एक दिन शंकर बीमार पड़ जाते हैं। वो जो पहले बिल्कुल हट्टे कट्टे और ठीक ठाक थे, अब पूरे शरीर में तेज दर्द और सिर में असहनीय दर्द महसूस करने लगते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्हें लगा कि यह मौसम के बदलने की वजह से हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, स्टोरी में हम तुमको एक पेंशन कॉन्सेप्ट हम समझाना चाहते हैं। बुक का कॉन्सेप्ट है। अब तुम गूगल सर्च करेगा तुमको नहीं मिलेगा। ये मेरा बुक का कॉन्सेप्ट है, मेरा बुक का। और तुम बोलेगा 5-10 सब्सक्राइबर में बुक लिख दिया लड़का। अरे 4-5 चैनल है भाई। ओवरऑल अगर सबका काउंट कर दे सब्सक्राइबर तो 1.5 मिलियन के अराउंड आएगा। लेकिन अभी भी कोई भी चैनल 1 मिलियन नहीं पहुंचा है। सब एक तो है पहुंचने वाला। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि एक पेंशन कॉन्सेप्ट हम तुमको समझाना चाहते हैं। वीडियो के बीच में समझा देंगे, शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगले ही दिन उनकी पत्नी विजया कुंभारे को भी वही समस्या शुरू हो जाती है। वही दर्द, वही असहनीय स्थिति। अब दोनों जो पहले तंदुरुस्त और स्वस्थ थे, अचानक पूरे शरीर में दर्द और सिर में तकलीफ महसूस करने लगे। पहले यह सब सामान्य समझा गया, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि क्योंकि हम इस सब टाइप का केस पहले भी देख चुके हैं, तो हमको लग रहा है कि स्वीट पॉइजन नहीं बोल सकते उसको कैसे बोलेंगे। उसका एक्सेस इतना आम आदमी के पास कैसे हो जाता है पता नहीं है। देखो, बहुत सारा केस में ऐसा देखा गया है ना कि फ़ीमेल है ना, क्योंकि खाना का कंट्रोल फीमेल के पास होता है यार, वो खाना में मिक्स विक्स कर देती है और तबीयत ख़राब हो जाता है और आदमी कट्टी कट कटने लगता है। मौसम बदलने से ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं। लेकिन जब यह दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया और दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, तो परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अगर आराम नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गंभीर जरूर है। फिर उन्हें उसी इलाके के एक अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।
फिर डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि उन्हें इलाके के बड़े सरकारी अस्पताल में ले जाया जाए, लेकिन वहां भी कुछ सुधार नहीं हुआ। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें नागपुर रेफर कर दिया, लेकिन नागपुर में भी कोई राहत नहीं मिली। उनकी बीमारी का कारण किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और फिर 20 सितंबर को शंकर की मौत हो गई, अचानक, बिना किसी चेतावनी के। अब शंकर की मौत के बाद परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। शंकर की मौत के सदमे से परिवार उभर भी नहीं पाया था कि 26 सितंबर को अचानक विजया की भी मौत हो गई। यानी 20 सितंबर को शंकर और उसके 6 दिन बाद उनकी पत्नी विजया की भी मौत हो गई। 2 मौतों के बाद एक ही घर में एक ही समय में। अरे इधर कुत्ता का लड़ाई हो गया। नहीं तो हम तुमको एक चीज़ समझाना चाहते हैं। देखो, ये चीज़ हार्ट ब्रेकिंग लगेगा तुमको, बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगेगा, लेकिन तुम अगर मेल है, तुम्हारी वाइफ है, अभी तो उसके सामने ही पूछ लेगा तो डिसऑनेस्ट होके ही बताएगी आंसर। लेकिन उसको बिल्कुल शौक नहीं रहता है, उसको बिल्कुल मतलब नहीं है तुम्हारे माँ बाप से। तुम्हारे माँ बाप से तुमको मतलब है। तुम कितना भी वो तुमको कन्विंस करने का कोशिश करे कि वो मानती है मेरे माँ बाप को भी अपने माँ बाप जैसा मानती है, नहीं, नहीं हो सकता। रेयर है, बहुत रेयर है। मतलब 2% 3% केस में ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर एक्चुअली में उसका अपब्रिंगिंग इस लेवल का हुआ है कि उसके अंदर एम्पैथी इस लेवल का है। जनरली ये कहा जाता है कि फीमेल में एम्पैथी बहुत होता है, लेकिन ये एक झूठ है। यह संकट और भी गहरा हो गया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि दोनों की मौत से पहले उन दोनों के शरीर में एक अजीब बीमारी के लक्षण थे। तेज बदन दर्द और सिर में असहनीय दर्द जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। रिश्तेदार भी अब घर आने लगे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक और असामान्य घटना घटी। शंकर की बेटी कोमल को भी वही तकलीफें महसूस होने लगी। उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगा और सिर में भी वही असहनीय पीड़ा थी। कोमल शादीशुदा थी, लेकिन अब वही बीमारी उसकी भी जिंदगी को संकट में डालने लगी थी। उसे भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत भी ठीक नहीं हो पाई। और जैसे ही यह सब हो रहा था, एक और चौंकाने वाली खबर आई। शंकर की साली यानी उनकी बेटी की मौसी भी वही बीमारी महसूस करने लगी। हाथ पैर में दर्द और सिर में वही तकलीफ। अब 4 लोग एक ही घर में एक ही बीमारी से जूझ रहे थे। शंकर और विजया की मौत और अब उनकी बेटी और मौसी की बीमारी। ये सवाल उठने लगा, आखिर इस घर में हो क्या रहा है? लेकिन कहानी यहीं थमी नहीं। अब शंकर की साली के एक बच्चे की तबीयत भी बिगड़ने लगी और लक्षण वही थे जो पहले लोगों में देखे गए थे। यानी अब तक 2 मौतें हो चुकी थीं और 2 लोग पहले से ही अस्पताल में भर्ती थे। अब 5वां मामला सामने था, और वो भी ठीक उसी रहस्यमय बीमारी के साथ। परिवार को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जिन लोगों को पहले अस्पताल ले जाया गया, उन्होंने इलाज के लिए न सिर्फ एक बल्कि कई अस्पताल बदले, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। न कोई सुधार, न कोई ठोस वजह सामने आई। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों के बीच बेचैनी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस परिवार के साथ हो क्या रहा है। माँ बाप की मौत, फिर बेटी, साली और अब बच्चे की बिगड़ती हालत। हर कोई एक अनदेखे डर से भर गया था। और फिर खबरें एक एक कर आने लगी। शंकर की बेटी कोमल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके बाद उनकी साली की भी मौत हो गई। और फिर वह बच्चा जिसकी हालत बिगड़ी थी, वो भी इस अजीब बीमारी से जिंदगी हार गया। 20 सितंबर को जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ था, वो 10 अक्टूबर तक जारी रहा। सिर्फ 20 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया था। डॉक्टर भी अब तक यह नहीं समझ पा रहे थे कि बीमारी क्या है। किसी भी जांच में कोई ठोस कारण सामने नहीं आ रहा था। और जब विज्ञान चुप हो जाता है तो अफवाहें जोर पकड़ने लगती हैं। मोहल्ले में बातें फैलने लगीं। कहीं यह जादू टोने का मामला तो नहीं, किसी ने टोटका कर दिया हो। और ऐसी बातों को लोग जल्दी मान भी लेते हैं, खासकर उस समय जब हर उपाय नाकाम हो जाए। और शायद इसी वजह से सब चुप हो गए, क्योंकि अब डर सिर्फ बीमारी का नहीं था, बल्कि उस अनदेखी साजिश का भी था जो इस परिवार को निगल रही थी। आशा करते हैं कि इसमें साइनाइड वगैरह का केस नहीं हो। अब तक कोई नया केमिकल का नाम सुनने में आ जाए। 5 मौतें हो चुकी थीं और बाकी बचे लोग खौफ में जी रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आया जब शंकर का बेटा, जो दिल्ली में नौकरी करता था, अपने पिता की मौत की खबर सुनकर गढ़चिरौली आया था। वो गांव पहुंचा, अंतिम संस्कार और सभी रस्मों में शामिल हुआ। मां की भी मौत उसके सामने ही हुई। कुछ दिन बाद वो अपने काम पर वापस दिल्ली लौट गया। दिल्ली लौटने के कुछ ही दिनों के भीतर उसे भी वही लक्षण महसूस होने लगे। तेज बदन दर्द, सिर में भारीपन, हाथ पैर टूटते जैसे लगना। वो समझ गया था कि ये वही बीमारी है जिसने उसके माता पिता को निगल लिया। उसका मन डर से भर गया। अब उसे लगने लगा था कि शायद उसकी बारी भी आ चुकी है। डर के मारे उसने अपने भाई और घर वालों को बताया। फिर एक पल भी देर न करते हुए दिल्ली के एक अस्पताल में जाकर खुद को भर्ती करा लिया। वजह साफ थी, जिस बीमारी ने उसके सामने 5 अपनों की जान ले ली, वो अब उसके शरीर में भी उतर चुकी थी। इस खबर के गांव तक पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई।
लोगों ने समझ लिया कि जो भी इस बीमारी की चपेट में आया वो बचा नहीं। अब गांव में सिर्फ यह चर्चा थी कि इस बार परिवार का इकलौता बेटा शायद अब उसकी भी बारी है। इसी बीच एक दूर के रिश्तेदार जो मातम में शामिल होने गांव आए थे वो लौट गए, लेकिन लौटने के बाद उन्होंने भी वैसी ही तकलीफ महसूस की। शरीर में दर्द, सिर में भारीपन, वही रहस्यमयी लक्षण। घबराए हुए वो भी अस्पताल पहुंचे। एक ड्राइवर जो उनके साथ गांव आया था और 2-3 दिन उस घर में रहा था, वो जब अपने इलाके लौटा तो वही कहानी दोहराई गई। उसे भी अचानक वही लक्षण होने लगे। अब तक जो कहानी एक परिवार तक सीमित थी वो धीरे धीरे गांव से बाहर क्या नटंकी है बे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इतना रेयर केस कैसे हो सकता है। निकलने लगी थी। लोग अब समझने लगे थे कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन जान ले लेता है बिना किसी आवाज के। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। जिस घर में कभी रौनक हुआ करती थी, अब वहां हर कोना खामोशी से दहशत की कहानी बयां कर रहा था। हर कोई बस एक ही सवाल। देखो, एक चीज़ तुमको हम रिकमेंड करेंगे जो कि हम अपने हैबिट में काफ़ी टाइम से डाले हुए हैं। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा अगर इस हैबिट को तुम ऐड करता है तो। वो हैबिट है तुम्हारा क्राइम को देखना, क्राइम का स्टडी करना। 10-10 मिनट में ही तो शायद बहुत लंबा में बता रहा है। बहुत ऐसा चैनल है जो 10 मिनट में सारा कहानी तुमको एकदम क्लियर कर देता है। तुमको पता चलेगा कि लोग सर्टेन सिनेरियो में क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, रिगार्डलेस कि उनका पास्ट कभी उस टाइप का ना रहा हो, बदमाशी ना रहा हो। फिर भी डिपेंड करता है कि लोग कैसा कैसा सिनेरियो में कैसा कैसा डिसीजन लेते हैं, कितना सेल्फिश हो जाते हैं। ह्यूमन नेचर को समझने में बहुत आसानी होगा अगर हम तो बहुत ज़्यादा केस पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरा तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हम क्या ही बताएं। सवाल पूछ रहा था, क्या ये तीनों भी नहीं बच पाएंगे? इसी बीच जो घर की बहू थी, उसकी मामी और उनके पति मातम में शामिल होने आए थे। लेकिन कुछ दिन रुकने के बाद उन्हें भी वही लक्षण, शरीर टूटने जैसा दर्द, सिर में तेज घनघनाहट और कमजोरी ने घेर लिया। हालात बिगड़े तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस तरह अब कुल 9 लोग इस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ चुके थे, जिनमें से 5 की जान जा चुकी थी। गांव में अब दहशत थी। डर का माहौल इस कदर था कि लोग उस घर के पास से भी गुजरने से कतराने लगे थे। बात झाड़ फूंक और टोटकों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब यह बात पुलिस तक भी पहुंची। स्थानीय थाने में जब इस केस की खबर गई तो पहले उन्हें भी यह घटना सामान्य लगी, क्योंकि इस घटना की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई गई थी। लेकिन पुलिस को यह घटना कुछ अजीब लगी और उन्होंने मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई। और जब रिपोर्ट आई तो मामला और भी गंभीर हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। रिपोर्ट कह रही थी सभी की मौत हार्ट अटैक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई है। हैरानी की बात यह थी कि मरने वाले 5 की उम्र, शारीरिक स्थिति और जीवन शैली अलग अलग थी। न कोई गंभीर बीमारी थी, न कोई पुराना इतिहास। अब पुलिस उलझ गई थी, क्या इसे बस एक संयोग मान लिया जाए? लेकिन संयोग कैसे, जब एक ही घर के अलग अलग उम्र और सेहत वाले 5 लोग एक ही तरीके से मरे हों? डॉक्टर भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऑर्गन फेलियर और हार्ट अटैक ये ऐसे कारण थे जिन पर शक करने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जब यह सिलसिला एक के बाद एक जारी रहे तो सवाल उठना लाजमी था। अब निगाहें उन 4 बीमार लोगों पर टिक चुकी थीं जिनका इलाज चल रहा था। परिवार, रिश्तेदार और यहां तक कि पूरे गांव की यही दुआ थी कि कम से कम ये 4 जानें तो बच जाएं। इसी दौरान जब पुलिस ने ये सारी चीजें देखी तो एक डॉक्टर ने बताया कि इन सभी के होंठ थोड़े थोड़े काले थे। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही थी जिससे हमें कोई शक हो। लेकिन पुलिस को लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं थी, लेकिन मौत सभी की हुई थी और वो भी अलग अलग उम्र के लोगों की। ये बात पुलिस को खटकने लगी। गढ़चिरौली पुलिस ने इस केस पर काफी दिमाग लगाया, वरना आमतौर पर ऐसे मामलों को पुलिस भी कहती कि चलो छोड़ो, लेकिन यहां पुलिस ने कहा कि नहीं, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। अब उन्होंने पूरे परिवार की कुंडली खंगालनी शुरू की और घर में जाकर पूछताछ करने का फैसला लिया। परिवार में बचा ही कौन था? एक बेटा जो हॉस्पिटल में एडमिट था और घर में एक बहू। फिर भी पुलिस की टीम घर पहुंची। बहू पढ़ी। देखो, हमको नहीं पता कि क्राइम की है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ तुमको हम बताएंगे। कभी भी शादी वादी हो तुम्हारा तो ब्यूटी को ही देखते हुए शादी मत करना मेरे भाई। ब्यूटी मेरे हिसाब से 1 to 10 अगर स्केल हो, ठीक है, 1 से 10 के बीच में उसको पॉइंट मिलना हो तो 8 से ज़्यादा पॉइंट वाली को मत करना शादी, ठीक है। वो सब 9-10 को बस गर्लफ्रेंड वगैरह तुम रख सकता है, ठीक है। शादी के लिए नहीं होती है भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं हम। मानते हैं तुमको लगेगा कि अच्छा ये क्या बात है, हाँ तो कर लो, लकी मानो अपने आप को, 9-10 मिल गए, हीरोइन है। पढ़ी लिखी थी। अब आप समझ सकते हैं
एक घर में 5 लोगों की मौत हो जाए और 3-4 लोग अस्पताल में हों तो घर का माहौल कैसा होगा। लेकिन पुलिस को भी अपनी ड्यूटी निभानी थी। उन्होंने जब पूछताछ शुरू की तो पहली नजर में ही लगा कि इस बहू का व्यवहार कुछ अजीब है। उसके सास ससुर समेत कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन वो बहुत नॉर्मल ढंग से बात कर रही थी। दूसरा, आशा करते हैं कि इसमें कुछ फाइनेंशियल का होगा, क्योंकि ज़्यादातर केस जो हम देखे हैं 95% में थर्ड पार्टी का एंट्री होता है, मतलब कि SEX उसका मामला होता है और उसको लेके ये सब चीज़ होता है। आशा करते हैं कि इस बार वो मामला ना हो, उसकी सेहत क्योंकि ऑलरेडी केस काफ़ी, इतना अजीब केस हम भी नहीं देखे थे। बिल्कुल ठीक, न कोई कमजोरी न कोई लक्षण। यहां पुलिस के मन में पहली बार शक पैदा हुआ, क्योंकि अगर घर में कोई जादू टोना टोटका या कुछ और चल रहा हो तो सब पर असर होता, लेकिन ये बहू पूरी तरह फिट थी। चूरन खाती होगी बाबा जी का डायरेक्ट मुंह में। और तो और जो लोग मातम में शामिल होने आए थे वो भी लौटकर बीमार पड़ गए। लेकिन घर के अंदर उसी छत के नीचे रहने वाली यह इकलौती इंसान बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि पुलिस हालात की वजह से उससे ज्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकी, लेकिन शक तो हो चुका था। अब पुलिस ने अलग अलग टीम लगाई और इस बहू के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की कि ये है कौन। उतना अलग अलग का जरूरत नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। CDR बस फ़ोन देखना पड़ता है आजकल, बस देख लो कॉल रिकॉर्ड। 95% केस का बता रहे हैं, ऐसे ही तो हमको ऑलरेडी लग रहा है कि रेयर केस है। और जब पुलिस ने उसके बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की तो एक से एक अजीब बातें सामने आने लगी। इस लड़की का नाम, इस घर की बहू का नाम संघमित्रा था। संघमित्रा एक कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती थी और सिर्फ पढ़ाई ही, मतलब कि एक्सेस है इसके पास टॉक्सिक केमिकल्स का, ये हो गई। या फिर कोई अगर हॉस्पिटल में काम करती है, उन लोगों के पास एकदम फुल एक्सेस होता है, जो तुम्हारे पास नहीं होता एक्सेस। ही नहीं, वो उस यूनिवर्सिटी की टॉपर भी थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खेती बाड़ी, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के उपाय, कीटनाशक दवाएं और तमाम तरह के जहरों की जानकारी दी जाती है। जब पुलिस को ये बात पता चली कि ये बहू एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पास आउट है और टॉपर भी रह चुकी है, तो पहली चीज जो देखो क्योंकि बहुत लोगों का इसमें गया जान, तो हो सकता है कि दूसरा एंगल से एक बार देखते हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी का मामला हो, जो कि बहुत रेयर केस है, क्योंकि जनरली फीमेल प्रॉपर्टी के मामला में मतलब इस लेवल का पागल नहीं होती है। पागल तो होती ही हैं, ऑब्वियस बात है, लेकिन इस लेवल का नहीं है। दिमाग में आई वो यही थी कि इसे तो हर तरह के जहर की जानकारी होगी। अब जो मौतें हुई थीं उनमें देखा गया कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हुआ, और दुनिया में कई ऐसे जहर होते हैं जिनका पोस्टमार्टम में पता ही नहीं चलता। यही वजह थी कि किसी भी रिपोर्ट में जहर जैसा कुछ दर्ज नहीं हुआ होगा। लेकिन अब जैसे ही ये जानकारी मिली, ये ऐसा तुमको कभी फील हुआ ना कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, चुपके से CCTV लगा दे किचन में, चुपके से। लेकिन काफ़ी हार्ड होगा लगाना, हम मानते हैं इस चीज़ को। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ऐसा केस हम बहुत बार देख चुके हैं। लगभग चीज़ किचन से स्टार्ट होता है, लीवर ख़राब हो जाता है, ये वो, मतलब काफ़ी अच्छा टैक्टिक्स है। ये एक कड़ी थी जो सीधे जाकर इस बहू से जुड़ गई। पुलिस को पूरा मामला क्लिक कर गया। अब पुलिस ने यह जानना शुरू किया कि संघमित्रा इस घर में बहू कैसे बनी और उसका बैकग्राउंड क्या था। तो पता चला कि कॉलेज टॉप करने के बाद संघमित्रा को एक लड़के से प्यार हो गया था, और वो लड़का शंकर का बेटा था। अब दोनों की जाति अलग अलग थी। शंकर के परिवार को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन संघमित्रा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, और संघमित्रा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शंकर के बेटे से शादी कर ली थी और ससुराल आ गई थी। लेकिन यह शादी उसके माता पिता के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उनके अनुसार उनकी बेटी ने न सिर्फ उनकी बात नहीं मानी, बल्कि पूरे गांव में उनका सिर नीचा कर दिया। इस शर्म, दुख और सदमे के कारण संघमित्रा के माता पिता दोनों की जान चली गई थी। और जब संघमित्रा के माता पिता ने अपनी जान दी, तब संघमित्रा को पहली बार एहसास हुआ कि उसने शायद एक बड़ा गलत कदम उठाया था। ये तो साइको है भाई, अभी रेयर केस नहीं है, अल्ट्रा रेयर केस है। साइको है ये, साइको। उसे समझ में आया कि शायद उसे घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हो चुका था वो बदल नहीं सकता था। अब वह ससुराल में आ चुकी थी और वहां रहने लगी थी। एक लड़की जब अपने मायके से ससुराल आती है तो उसे इमेजिन कर सकता है, अभी हम प्री जज कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारी चीजों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। रहन सहन, कस्टम, परिवार के सदस्य, रिश्ते, सास ससुर और तमाम जिम्मेदारियां। संघमित्रा को ये सब एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी, और इसी के चलते धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने अपनी जिंदगी को सही दिशा में नहीं मोड़ा था। उसके मन में यह सवाल था
कि उसने जिस खुशियों के लिए माँ बाप से अलग जाकर शादी की और इससे ही उसके माँ बाप की जान भी चली गई, जबकि अब वही खुशियां उसे मिल ही नहीं रही हैं। यह सोच हमेशा उसके दिमाग में घूमती रहती थी। इन तो एक चीज़ हम बोलेंगे, अभी हम केस का नहीं हम देख रहे हैं फाइनल वर्डिक्ट किस एंगल में जाने वाला है, लेकिन एक चीज़ हम बोलेंगे खास करके इंडिया में काफ़ी कल्चर फॉलो किया जाता है जिसका हम भी चाहते हैं कि हाँ वैसा ही हो। हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली हो, फैमिली बटे नहीं, डिवाइड ना हो। एक चीज़ तुमको हम बताएंगे, अभी हम एक कल्चर देखे हैं कि 3-3 टाइम खाने का। कहाँ से सीख लिया है बे 3-3 टाइम खाने का? भेज देता है नई बहू को किचन में, उसको एकदम दिन भर खाने बनाते रहो। साला 2 टाइम खाने में क्या दिक्कत है बे तेरे को? खाओ 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 खाओ, फल वल खा ले, एक टाइम हेवी खा ले 12 के आसपास। सबसे बेस्ट रूटीन बता रहे हैं तेरे को, दुनिया का सारा बीमारी ख़त्म हो जाएगा अगर ये रूटीन फॉलो किया तो। और शाम में खा ले लगभग 7 बजे के आसपास, सोने से 3-4 घंटा पहले तक। नहीं तो अगर तेरा रूटीन बेसिक चल रहा है 10 बजे खाना, 3 बजे खाना, फिर रात में फिर 9 बजे खाना, खाते ही रह जाएगा। उसके बाद हेल्थ भी इतना ख़राब हो जाएगा कि क्या ही बता। तो खुद एक बार सोच के देख, एक बार फॉलो करके देख। उसके एक तो तुम लोग इतना पता नहीं इसका क्या रीज़न है, देखते हैं। सारे उलझनों ने धीरे धीरे संघमित्रा को एक अजीब इंसान बना दिया। वह हर रोज खुद से यही सवाल करती, क्या अपनी खुशियों के लिए इतने बुरे फैसले लेना सही था? और फिर उसे यह एहसास हुआ कि शायद उसकी गलतियों का खमियाजा किसी और को नहीं बल्कि उसे ही भुगतना पड़ रहा था। आखिरकार उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने सोच लिया कि उसके माँ बाप की आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक वो इन लोगों की जान न ले ले। साइको अपना मिस्टेक का जो, इसमें कौन इसको बोला था, इतना फोर्स किया था क्या कोई इसको, जो इन लोग पे एकदम बदला ले रही? पागल। उसने यह कदम उठाने की ठान ली। अब उसका अगला कदम बहुत ही खतरनाक और दिमागी रूप से हिला देने वाला था। जबकि गलती का एहसास होना कोई गलत बात नहीं थी बल्कि अच्छी बात थी, लेकिन गलती का एहसास होना यह कदापि नहीं होना चाहिए था कि वह इतनी दरिंदगी पर उतर आए। काश वह अपनी जान ले लेती या तलाक ले लेती। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। खैर, जब किसी इंसान का दिमाग अंधा हो जाता है। भाई क्या बोल रहा है ये, इसको कट करना पड़ेगा। हमको लग रहा है इसी के लिए इसमें दिखा दिया है यू आर नॉट अलोन। अलोन तो ये नहीं ये होगा। तो वह ऐसा कदम उठाने से नहीं रुकता जो सही नहीं होता। संघमित्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बेवकूफ़ी वाली बात जो उसके दिमाग में घुस गई थी, उसने उसे खतरनाक दिशा में मोड़ दिया। लेकिन अपराध करने के बाद इंसान को लगता है कि वह खुद सही है, और यही संघमित्रा के साथ भी हुआ। इस दौरान उसकी एक मामी भी थी जो उसके काफी करीब थी। मामी के साथ उसका भावनात्मक संबंध था, खासकर जब से उसके माँ बाप ने खुदकुशी की थी। परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन मामी जो उसके बहुत करीबी थी वह उसके पास आई। मामी का अपना एक व्यक्तिगत मुद्दा था जो संघमित्रा के लिए खतरनाक साबित हुआ। दरअसल उसका संघमित्रा के ससुराल वालों के साथ जमीन का एक बड़ा झगड़ा चल रहा था। मामी इस मामले में काफी करीब थी और जानती थी कि संघमित्रा को अगर अपने मकसद में कामयाबी मिल जाए तो परिवार की सारी संपत्ति उसी के पास आएगी। संघमित्रा ने अपनी सारी परेशानियां मामी से साझा की। उसने बताया कि कैसे उसके माता पिता ने उसकी शादी के बाद आत्महत्या की और कैसे उसे अब यह महसूस हो रहा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है। वह उन सभी दबावों और दुखों से मुक्त होना चाहती थी और उसने यह निर्णय लिया कि यह मुक्ति तभी मिलेगी जब वह सभी को खत्म कर देगी। मामी ने संघमित्रा की भावनाओं का फायदा उठाया और उसे और भी उकसाया। मामी ने संघमित्रा से कहा कि वह पूरी तरह से उसके साथ है और साथ ही उसे यह भी बताया कि अगर सभी लोग मर जाएंगे तो जमीन का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और सारी संपत्ति मामी और संघमित्रा के पास आ जाएगी। मामी ने संघमित्रा को भरोसा दिलाया कि वह इस रास्ते में उसकी पूरी मदद करेगी। इस तरह मामी ने संघमित्रा के दिमाग में और भी घुसकर उसे यह घातक रास्ता अपनाने के लिए उकसाया। दोनों के बीच अब एक खतरनाक साजिश का जन्म हुआ था जो न सिर्फ उनके परिवार की बर्बादी का कारण बनेगी बल्कि पूरे समाज को भी हिला देगी। संघमित्रा जो एग्रीकल्चर, हमको ये जानना है कि वो सबको तो ठीक है, वो ड्राइवर को कहा है, ड्राइवर भी था इसमें एगो जो आउटसाइड ऑफ द फैमिली था। यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और कीटनाशकों और जहरों के बारे में अच्छे से जानती थी। उसने उसी ज्ञान का दुरुपयोग किया। उसने एक ऐसा पॉइजन चुना जो गंधहीन और रंगहीन था, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल था। यह जहर किसी भी चीज में मिलाकर दिया जा सकता था और उसकी पहचान नहीं हो सकती थी। नाम तो बता दो। संघमित्रा ने धीरे धीरे इस जहर को अपने घर के सभी सदस्यों को देना शुरू किया। चाय, खाने, पानी, हर चीज में वह इसे मिलाती थी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जहर का असर दिखना शुरू हो गया। सबके शरीर में लक्षण स्पष्ट होने लगे, जैसा कि पहले बताया था। इसके बाद एक एक करके 20 दिनों में संघमित्रा और उसकी मामी ने मिलकर 5 लोगों को मार डाला। इस बीच कुछ लोग अस्पताल में भर्ती थे और जब डॉक्टरों ने उनके लक्षणों का अध्ययन किया तो वे घबराए नहीं। कुछ समय बाद डॉक्टरों को यह समझ में आ गया कि यह सब एक पॉइजन की वजह से हो रहा था, जिससे पहले लोगों को कोई जानकारी नहीं थी।
एक बार जब यह स्पष्ट हो गया कि यह जहर था तो इलाज की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू कर दी गई। फिर अचानक संघमित्रा की मामी के पति ने भी अपनी हालत बिगड़ी हुई बताई। उसने दावा किया कि उसे भी वही लक्षण महसूस हो रहे हैं, हाथ पैर में दर्द और सिर में तेज दर्द। यह देखकर परिवार वाले घबराए और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अब इस मामले में और अधिक छानबीन कर रही थी। डॉक्टरों से पूछताछ की गई और पता चला कि उसका लक्षण सामान्य था और यह सब एक ड्रामा हो सकता था जिसे उसने जानबूझकर किया। खैर, संघमित्रा और उसकी मामी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वर्तमान में यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और दोनों आरोपी महिलाएं जेल में हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि एक ऐसी लड़की जो कभी घर वालों की शान थी, जिसने पढ़ाई में नाम कमाया, समझदारी की मिसाल मानी जाती थी, लेकिन जब बात दिल की आई तो उसने वही किया जो लाखों लड़कियां करती हैं, इश्क में सब कुछ दांव पर लगा दिया। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की और जब वही इश्क बोझ लगने लगा तो ससुराल भी जेल बन गया। चाहती तो तलाक ले सकती थी, कानूनी तरीके से अपनी जिंदगी अलग बना सकती थी, लेकिन नहीं, उसने चुना जुर्म का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जहां लौटना नामुमकिन होता है, जहां हर कदम पर बर्बादी है। जिस इश्क के लिए माँ बाप को खोया, उसी इश्क ने जब साथ नहीं दिया तो उसने पूरे परिवार की सांसें छीन ली। एक गलत फैसले ने सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि 5 जिंदगियों की कब्र खोद दी। क्या यही है आजादी की परिभाषा? क्या अपने फैसलों की कीमत दूसरों की जान से चुकानी चाहिए? कहानी यही खत्म नहीं होती। यही तो वो सवाल है जो हमें एक बार रिवीजन कर लो तुम लोग। ब्यूटी को देखते हुए नहीं करना है तुमको शादी। हम इस केस का बात नहीं कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं करोड़ों केस को लेके। ऐसे हम करोड़ों केस नहीं देखे हैं, लेकिन 1000 तो हम देखे हैं।